Hello students, today we will discuss difference between biased and unbiased errors. आज हम अभिनत विवरण और अनभिनत विवरण में अंतर देखेंगे। तो पहले देखते हैं अंतर का आधार ओरिजिन। अभिनत विवरण वे विवरण हैं जो पक्षपात या मापदंडों के दोषपूर्ण होने के कारण क्रिएट होता है। जैसे सूचना देने वाला या प्रगणों की पक्षपातपूर्ण जो भावना होती है या माप यंत्रों के दोषपूर्ण होने के कारण ये क्रिएट होता है और इन विभ्रमों का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। अगर हम अनभिनत विभ्रम की बात करें, अनबियास्ड एरर्स की बात करें, तो ये नेचुरली होते हैं और स्वाभाविक होते हैं, संयोगवश होते हैं, इसलिए इनको हम एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं। दिशा की बात करें तो अभी हमने देखा था कि बियास्ड एरर क्या होते हैं, जनरली एक ही दिशा में होंगे, मतलब जो अधिकांश विभ्रम होंगे या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अनबियास्ड एरर्स की बात करें तो जो अनबियास्ड एरर होता है वो दोनों ओर चलने की नेचर रखता है, मतलब इसमें कुछ एरर्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। नेचर की बात करें तो बियास्ड एरर कम्युलेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको हम कम्युलेटिव एरर भी कहते हैं। और जो अनबियास्ड एरर होते हैं ये हमारे कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं, मतलब क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं और इनकी मात्रा जितनी अधिक होगी जो हमारा कुल विभ्रम होगा वो उतना ही कम होगा। जैसे हमने इससे पहले सीखा था कि जो गेहूं का एग्जाम्पल था कि हमारे बाट बिल्कुल ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, लेकिन जो तौलने की सावधानी है वो बनी हुई है कि हम एक बार में 50 ग्राम ज़्यादा तोल रहे हैं और दूसरी बार में 50 ग्राम कम तोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितनी अधिक बार गेहूँ तोला जाएगा त्रुटियाँ कम होती चली जाती हैं, इसलिए इनको हम क्षतिपूरक प्रकृति के कहते हैं। रोकथाम की बात करें तो बियास्ड एरर के सोर्स का हम पता लगाकर उसकी रोकथाम की कोशिश कर सकते हैं, और जबकि अनबियास्ड एरर की बात करें तो इनके प्रभावों को कम करने के लिए हमें इकाइयों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि अनभिनत विभ्रम और अभिनत विभ्रम में अंतर की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है कि बियास्ड एरर पक्षपातपूर्ण होने के कारण जो इसके कंक्लूजन होते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है, उस पर बुरा इफेक्ट डालते हैं, जबकि अनबियास्ड एरर ये क्षतिपूरक होने के कारण निष्कर्षों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये कहा जाता है, जहाँ तक अभिनत विभ्रम का प्रश्न है, सांख्यिक को ऐसा एक भी विभ्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन अनभिनत विभ्रम जितने अधिक होंगे उतनी ही खुशी की बात है। यद्यपि अगर देखें तो ये भी एक तरह का एरर ही है। अब बात करें हम मेजरमेंट ऑफ एरर्स, विभ्रमों की माप कैसे की जाती है, तो एक होता है इसमें एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष विभ्रम। निरपेक्ष विभ्रम का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू, इनका जो डिफरेंट निकल के आता है हम उसी को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू को हम ए से डिनोट करेंगे और एस्टिमेटेड वैल्यू को ई से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल एरर माइनस एस्टिमेटेड एरर, कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए माइनस ई। तो देखिए यदि एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू से अधिक हो तो इसे हम निरपेक्ष विभ्रम धनात्मक कहेंगे, मतलब इसको एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव कहेंगे। और यदि एक्चुअल वैल्यू कम हो
तो इसे हम ऑब्सोलेट एरर नेगेटिव कहेंगे। सपोज दैट ए और बी की जो एक्चुअल इनकम है वो 1200 रुपये थी, मतलब एक की हम 800 मान लेते हैं और बी की 1200 मान लेते हैं। ये मानी हमने उनकी एक्चुअल इनकम। जबकि इनकी एस्टिमेटेड इनकम देखी तो ए की 750 और बी की 1240। तो हम देखें कि ए की कंडीशन में देखें तो इसकी हमने एक्चुअल मानी थी 800 और एस्टिमेटेड वैल्यू मानी हमने 750। तो हमने देखा इसमें डिफरेंस निकल के आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो 50 रुपीज़ निकल के आ रहा है वो हमारा एक्चुअल में से हम एस्टिमेटेड वैल्यू सेपरेट कर रहे हैं, तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल के आ रहा है वो 50 का आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। अगर बी की कंडीशन में देखें तो बी की हम मान रहे हैं एक्चुअल वैल्यू जो इनकम है वैल्यू के रूप में 1200 रुपये और एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है इसमें 1240। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है वो एब्सोल्यूट जो मतलब 1200 रुपये एक्चुअल वैल्यू में से हम एस्टिमेटेड वैल्यू 1240 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस में निकल के आ रहा है, तो हम इसको एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव कहेंगे। अब हम देखेंगे एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा, द्वितीय समंकों का संपादन। तो देखिए सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन काफ़ी सिंपल होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, मतलब काफ़ी सरल और मितव्ययी होता है, लेकिन इनके संपादन में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ता है। द्वितीय समंकों को संपादित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इन समंकों में विश्वसनीयता, अनुकूलता और पर्याप्तता के गुण कहाँ तक विद्यमान है। तो इस दृष्टि से इन समंकों के कुछ पहलुओं में ध्यान रखा जाता है, जैसे समंक संकलन के स्रोत, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, सरकारी प्रकाशन या समितियों और आयोगों की रिपोर्ट हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन हुए, विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के प्रकाशन हुए, व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन हुए, गैर सरकारी समंक प्रकाशन हुए या न्यूज़पेपर मैगजीन हुए या व्यक्तिगत शोधकर्ता हुए। साथ ही संकलन की विधियाँ हुई, प्रारंभिक अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र हुआ, मापन और विश्लेषण में प्रयुक्त इकाइयाँ, समंक संकलन का समय, परिशुद्धता की मात्रा, मूल अनुसंधानकर्ता के साधन एवं क्षमता, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध समंकों की आपस में तुलना। यदि इन आधारों पर संपादित सामग्री विश्वसनीय लगे, सजातीय लगे, उपयुक्त लगे, तभी इसका प्रयोग विश्लेषण और निर्वचन में करना चाहिए। क्योंकि कॉर्नर ने लिखा है कि समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा संकलित समंक यदि सावधानी से प्रयोग में न लाए गए तो वे प्रयोगकर्ता के लिए अनेक त्रुटियों से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए द्वितीय समंकों के संपादन से पहले उनको अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। जी.एम. पेबन भी कहते हैं कि अन्य व्यक्तियों के परिणामों को अपनाना ही हमारी शोध को उचित दिशा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी बाउली ने डिफाइन किया है कि संपादित समंकों को उनका अर्थ एवं
उनकी परिसीमाएं ज्ञात किए बिना उनको उसी रूप में मान लेना कभी खतरे से खाली नहीं होता है। ये सदैव आवश्यक है कि उन तर्कों की आलोचना कर ली जाए जो उन पर आधारित किए जा सकते हैं। इसलिए द्वितीय समंकों के संपादन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि इन समंकों के विश्वसनीयता, अनुकूलता और पर्याप्तता के घातक गुण विद्यमान है। इसके साथ समंक संकलन के सोर्सेस, संकलन की विधियां, प्रारंभिक अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र, मापन और विश्लेषण में प्रयुक्त इकाइयां, समंक संकलन का समय, परिशुद्धता की मात्रा, मूल अनुसंधानकर्ता के क्या साधन है एवं उनकी क्षमताएं। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध समंकों की आपस में तुलना भलीभांति कर लेना चाहिए और इन्हीं आधार पर संपादित सामग्री अगर हमें विश्वसनीय लगती है, उसके अंदर होमोजेनिटी का गुण पाया जाता है, तभी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए और इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।